मेरा नाम सुरभि है। आई एम योर हिंदी टीचर। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। इसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6। उसका पार्ट 1 देखते हैं अभी कि गद्य कैसे पढ़े। गद्य क्या है, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो शुरू करते हैं कि दैनिक जीवन में हम बातचीत करने के लिए या पत्र लिखने, अपने विचार प्रकट करने और प्रार्थना पत्र आदि भेजने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा का गद्य रूप ही होता है। ओके, हम जाने अनजाने बहुत सी चीज़ें करते हैं जिसे गद्य बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ओके, कैसी कैसी, जैसे कि हम नॉर्मल बातचीत करते हैं उसमें भी गद्य छुपा है कहीं ना कहीं। पत्र लिखते हैं या अपने विचार प्रकट करने या फिर प्रार्थना पत्र, उसको आदि भेजने के लिए जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वो भाषा का गद्य रूप ही है। पिछले पाठों में कविता के संबंध में पढ़ते हुए आप संकेत रूप में यह समझ चुके कि गद्य की भाषा सरल तथा बोधगम्य होती है। पिछले कुछ चैप्टर कैसे थे, दोहा था, वैसा सब कुछ था, राइट, रहीम रैदास, ये सब। तो उसके मुकाबले गद्य ज़्यादा इजी है। ओके, जबकि कविता की बात करें तो कविता कैसी होती है, कविता की भाषा लयात्मक होती है, उसका एक राग होता है। कविता को राग में ही गाना चाहिए तो ही हमें पढ़ने या सामने वाले को सुनने में मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन गद्य जो है वो लयात्मक नहीं होता, लेकिन उसकी भाषा बेशक सरल होती है। गद्य की भाषा क्या होती है, सहज, सरल तथा बोधगम्य। बोधगम्य यानी कि उसको पढ़ने के बाद हमें बोध यानी कि सार जिसे बोलते हैं ना, कि शॉर्ट में वो क्या कहना चाहता है वो हमें पता चल जाता है, यानी कि बोधगम्य होती है। के कारण ही हम अपने विचार आसानी से अभिव्यक्त कर पाते हैं। काव्य में विचार नहीं बल्कि भावनाओं का प्रधानता होता है। काव्य में क्या होती है, भावना होती है कि काव्य पढ़ने के बाद हमें कैसा फील हो रहा है ना। अगर हमें दुखी फील हो रहा है तो सैड पोयम है, हैप्पी फील हो रहा है तो हैप्पी पोयम है, राइट। अगर किसी गहरी बात में, डीप बात में अगर कोई कविता लिखी है तो उस पर हम विचार करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये काव्य क्या है, भावनात्मक है, लेकिन गद्य क्या है, विचारात्मक है। ओके, यही कारण है कि काव्य की अपेक्षा गद्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। काव्य के मुकाबले गद्य काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा काव्य के मुकाबले यूज़ किया जाता है गद्य। ओके, तो आज निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण, समाचार, संपादकीय आदि विद्याएं गद्य के माध्यम से ही पढ़ी लिखी जाती है। इस प्रकार गद्य मानव जीवन के व्यापक पक्षों का स्पर्श करता है। आइए इस पाठ में जानते हैं कि गद्य को किस तरह पढ़ा जाना चाहिए और जिससे कि इसे अच्छी तरह हम समझ सके पढ़ने के बाद, और उस पर पूछे गए प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर देकर उस पर विचार कर सके। ओके, अब आपको पता चल गया कि गद्य क्या होता है, किसे बोलता है गद्य। एक फकरा दिया होता है, उसके अंदर डिटेल में बहुत कुछ लिखा होता है। फकरा छोटा ही होता है, पैराग्राफ, लेकिन उसमें बहुत सी जानकारियाँ लिखी होती है और नीचे बहुत से क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं, क्वेश्चन लिखे होते हैं उसके रिगार्डिंग, और फिर हम उसका आंसर देते हैं। हमें हमारे पेपर में, यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें भी आता है गद्य, गुजराती हो या हिंदी का पेपर हो, कोई भी, है ना। तो अभी आपको पता चल गया कि गद्य किसे कहते हैं। ओके, अभी बात करते हैं गद्य के स्वरूप के बारे में। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गद्य का लिखित स्वरूप अपेक्षाकृत काव्य के बाद में प्रारंभ हुआ। कहाँ से, पहले काव्य आया, अपेक्षाकृत काव्य, उसके बाद आया गद्य। असल में गद्य को पहले बोलचाल की भाषा माना जाता था, कि बोलचाल की भाषा है गद्य, उसको लिखना नहीं चाहिए, वो बोलने की भाषा है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। इसलिए साहित्य अथवा लेखन के क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं होता था, पहले नहीं होता था। पहले विविध ज्ञान, विज्ञान तथा इतिहास संबंधित विषयों की रचना भी काव्य में ही लिखी जाती थी।
कुछ भी हो तो उसको काव्य के ज़रिए लिखा जाता था। गद्य यानी कि वो पैराग्राफ टाइप पे नहीं लिखा जाता था। पहले के ज़माने में अगर किसी भी संबंधित कोई भी घटना हो तो उसको काव्य के रूप में रजू किया जाता था। किंतु बाद में जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, तब अनुभव और विचारों का क्षेत्र विस्तृत होता गया। तो धीरे धीरे गद्य के महत्व को समझा जाने लगा। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, लोग विकसित हुए, तो उस तरह धीरे धीरे हम गद्य के भाव को भी समझने लगे और उसका विकास होने लगा। गद्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए संस्कृत साहित्य शास्त्र में विद्वानों ने इसे कथा या आख्यान आदि नामों से पुकारा है। गद्य को क्या बोला है? कथा भी बोला है या आख्यान भी बोला है। तो किंतु इसमें कथा साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, विज्ञान और चिंतन परक लेखों का कोई विचार नहीं किया जाता। गद्य में क्या होता है कि इतिहास या विज्ञान या कोई चिंतन परक यानी कि जिस पर हम विचार कर सके, वैसे लेखों का विचार नहीं किया जाता है गद्य पर। साहित्य के अतिरिक्त बात है। ओके, ये हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दुनिया के सारे व्यवहार गद्य द्वारा चलते हैं। तो दूसरी ओर गूढ़ और जटिल विचारों को व्यक्त करना उपयुक्त साधन भी गद्य है। बातों का बोध कराने के अतिरिक्त हृदय में हर्ष, विषाद, प्रेम, करुणा इत्यादि भावों की व्यंजना के लिए भी गद्य का प्रयोग कम नहीं होता। गद्य की सबसे सरल, व्यापक और सर्वनाम परिभाषा यही हो सकती है कि जिस भाषा का हम साधारण बातचीत में प्रयोग करते हैं वो ही गद्य है। गद्य का लक्ष्य सहज तथा सरल ढंग से अपने प्रयोजन की अभिव्यक्ति करना होता है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया गया है। ओके, कि गद्य क्या है। हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ? ठीक है, हिंदी गद्य हम जो अभी पढ़ेंगे आगे, वो इसका विकास कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जैसे कोई टॉपिक के पीछे बहुत सारा इतिहास होता है ना, वैसे ही इसके पीछे भी इतिहास है। गद्य कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसको हम लाइन टू लाइन आगे पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य को उसके विकास के क्रमानुसार 4 कालों में विभाजित किया गया है। कितने? 4 कालों में। किसको? हिंदी साहित्य को 4 कालों में। कौन कौन से? एक है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ओके, तो आधुनिक काल के विभिन्न चरण हैं, आधुनिक काल के भी चरण हैं। यानी हम जो वो वर्गीकरण जैसा कोठा बनाते हैं ना, अगर वैसे बनाओगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो अगर आप चाहो तो नोट्स बना लेना, ताकि लास्ट में सब कुछ मिक्स ना हो जाए। और अगर आपकी नोट्स आपके पास है तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने के लिए, है ना। तो आधुनिक काल के भी चरण हैं। तो उसके नीचे क्या आएगा? आधुनिक काल के नीचे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इनमें से हिंदी गद्य का पहली बार साहित्यिक रूप में विकास भारतेंदु युग में हुआ। कौन से? भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग से पूर्व काव्य की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। हमने बहुत से पिछली वीडियो में बहुत से दोहे पढ़े, तो हम जानते हैं कि ब्रज भाषा में काफ़ी दोहे थे। कविता को ही बोल लो दोहा तो भी चलता है, राइट। वो एक तरह की कविता ही है। तो भारतेंदु ने ही खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक रूप में विकसित करने का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने ब्रज को काव्य तथा सीमित रखा और खड़ी बोली को गद्य में अभिव्यक्त करने का माध्यम सुनिश्चित किया। साथ ही उन्होंने अनेक विद्याओं को अपनाया। उन्होंने भाषणों तथा लेखों के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली का गद्य प्रचार किया। ओके, ये खड़ी बोली क्या है ये सब हम देख चुके हैं। ओके, फिर से अपनी अगर नहीं याद है तो मैंने पहले भी बोला था कि नोट्स बनाओ। अगर वो भी नहीं है तो क्या करो, वापस अपनी बुक खोलो और ढूंढो कौन से चैप्टर में क्या लिखा है ना। ये सब मेहनत ना करनी पड़े इसलिए कह रही हूँ कि नोट्स
साथ ही साथ बनाते जाओ तो अच्छी बात है। हिंदी गद्य लेखन का प्रारंभ। हिंदी गद्य लेखन का प्रारंभ कब हुआ? पहली बार सरकारी स्तर पर हिंदी गद्य के विकास तथा प्रयोग का प्रयास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेज शासकों ने किया। ये याद रखना। आप तो जानते ही हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी के कई रूप प्रचलित थे। एक तो सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी, और दूसरी थी उर्दू मिश्रित, जो मुगल दरबारों में परंपरा की भाषा थी। उर्दू कहाँ बोली जाती थी? मुगल में। ओके, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी प्रशासकों ने बहुत कठिनाइयाँ होती थी। अंग्रेजी प्रशासक थे जो ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज थे, उनको तो ये दोनों ही नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती और उर्दू भी नहीं आती, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। तो जिसको सीख कर वो सामान्य जनता के बीच बातचीत का क्रम बनाया जा सके। तो कोई ऐसी भाषा उनको नहीं पता थी अंग्रेजों को, जिससे वो हमारे लोगों के सामने आसानी से अपनी बात रख सके। तो अतः अंग्रेज अफसरों ने इस देश की भाषा सीखने सिखाने की व्यवस्था फोर्ट विलियम में की। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों को, यानी कि अंग्रेजों ने अपने ही लोगों को हिंदी सिखाने लगे फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। और इसमें उर्दू तथा खड़ी बोली हिंदी दोनों भाषाओं की पुस्तकें तैयार करने की योजना बने। अभी उनको सीखना है हिंदी या उर्दू, तो वो क्या करेंगे, पहले तो अपने लिए पुस्तक बनाएंगे, राइट। उनको भी तो चाहिए कुछ पढ़ने लिखने के लिए, तो वो उन्होंने क्या किया, अपने लिए पुस्तकें बनाई। फोर्ट विलियम कॉलेज के गिलक्राइस्ट महोदय ने खड़ी बोली में हिंदी गद्य को स्वतंत्र रूप से भाषा के रूप में स्वीकार किया और हिंदी गद्य में पुस्तकें तैयार करने के लिए लल्लूजी लाल तथा सदल मिश्र नाम के 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की। ये नाम याद रखिएगा। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना देखें तो 1800 की महत्वपूर्ण घटना है ये। इस कॉलेज के प्राध्यापक थे सर जॉन गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में खड़ी बोली गद्य के पुस्तक के लिखवाने की योजना बनी। इस योजना के अंतर्गत लल्लूजी लाल और सदल मिश्र को हिंदी गद्य में पुस्तकें लिखने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने 2 इंसान को नियुक्त किया जो हिंदी अच्छे से जानते थे, ये दोनों लल्लूजी लाल और सदल मिश्र, और इनको हिंदी गद्य में पुस्तकें लिखने का काम सौंपा। फोर्ट विलियम कॉलेज का कार्य आरंभ करने से पहले मुंशी सदा सुखलाल ज्ञानोपदेश और सैयद इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिख चुके थे। उस समय सैयद इंशाअल्लाह खां का विचार था कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई ऐसी कहानी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चलते हैं, यानी कि जैसे लोग हम जो नॉर्मल बातें बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम प्रॉपर हिंदी तो बोलते ही नहीं हैं, है ना, जो नॉर्मल हम बोलते हैं वो वैसी भाषा में कुछ ऐसी कहानी लिखते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्वाधान में लल्लूजी लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने क्या लिखा, नासी केतोपाख्यान की रचना की। और इन चारों लेखकों ने, सदासुख लाल ने सुख सागर और इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी में हिंदी गद्य के भावी साहित्यिक रूप का आभास दिया। इस संबंध में लल्लूजी लाल का वक्तव्य है कि संवत 1860 में लल्लूजी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवधि आगरे वाले ने विकास सार ने ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम प्रेम सागर धरा। संस्थाओं का योगदान, कौन कौन सी संस्थाओं ने इसमें योगदान दिया? तो खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता मुंशी सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां
लल्लू जी लाल और सदल मिश्र के बाद लगभग 50 वर्ष तक ऐसा समय रहा जिसमें कोई भी उल्लेखनीय ग्रंथ नहीं रचा गया। ये 4 थे जिन्होंने पहले हिंदी गद्य का प्रारंभ किया, लेकिन उनके बाद किसी ने ऐसा उल्लेखनीय ग्रंथ या कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं। लेकिन इसके बीच ईसाई धर्म प्रचारकों और कुछ अंग्रेज शासक के लोगों ने हिंदी सीखने का प्रयास किया। किसने? ईसाई लोगों ने और अंग्रेजों ने हिंदी सीखने का प्रयत्न किया। तो क्योंकि वह सामान्य लोगों के व्यवहार की भाषा थी, नॉर्मल, पूरे इंडिया में नॉर्मली देखो तो हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। ओके, तो भारतीय लोगों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई पादरियों ने खड़ी बोली अपनाकर इसमें बाइबिल आदि पुस्तकों का अनुवाद करवाया। सब धर्म के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ओके, तो अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ज़रूरी था कि उनको खड़ी बोली हिंदी आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने अपने धर्म के ग्रंथ थे, जैसे कि बाइबल था, तो उन्होंने उस पुस्तक का किसमें? हिंदी में अनुवाद करवाया, ताकि लोग आसानी से पढ़े, उनको समझ में आए कि ये धर्म कैसा है, ये सब। ओके, तो लगभग इसी समय ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हिंदी शिक्षित वर्ग में अपने धर्म की रक्षा करने की तीव्र भावना जाग उठी। तो जो हिंदी धर्म के लोग थे उनको लगा कि ये ईसाई धर्म वाले हमारे लोगों को बहला फुसला रहे हैं, तो उनके मन में हिंदी धर्म को लेकर रक्षा की भावना जागी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, जिससे ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी संस्थाएं खड़ी हो गई और बोली के माध्यम से, खड़ी बोली के माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, हम जानते हैं इन्हें, और इन्होंने वेदांत के सूत्रों का खड़ी बोली में अनुवाद किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, वेदों का भाष्य आदि प्रमुख है। ये सारे जो लेखक है, कवि है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है? ओके, स्वामी जी की संस्कृत निष्ठ भाषा में ओज, हास्य और व्यंग काफ़ी मात्रा में विद्यमान है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके सबके लिए हिंदी का पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक कर दिया कि सबको हिंदी आनी ही चाहिए। तो वे हिंदी को आर्य भाषा के नाम से भी पुकारते थे। आर्य भाषा इज इक्वल टू हिंदी। ओके, तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार और प्रयोग सर्वाधिक रूप से होता रहा। इसी समय पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए सत्यामत प्रवाह नामक गद्य ग्रंथ की रचना करी। वे बड़े प्रभावशाली वक्ता थे। वक्ता यानी कि जो बोलता है वो, ओके, वक्ता थे। उन्होंने व्याख्यानों और कथा वचनों से पंजाब में हिंदी का बहुत अधिक प्रचार किया। उनका भाग्यवती नामक सामाजिक उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और उसके अतिरिक्त धर्म रक्षा है, उपसंदेश संग्रह, शतोपदेश आदि उनकी उल्लेखनीय गद्य रचनाएं। ये सारी रचनाएं, लेखक कौन है, ये सब आप लोग याद रखना। ओके, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में इसको हम आगे देखेंगे कि गद्य कैसे और आगे फैला, क्या होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके, बाय बाय।